आपका इसके पंकज नाम है। इसके पंकज का क्या नाम है? पूरा नाम लोग आज जानेंगे। क्या नाम है पूरा नाम आपका? आपने पत्रकार बने, लाखों लोगों का इंटरव्यू किया, लाखों समाज सेवा की है। क्या रीजन था कि समाज सेवा करते करते पत्रकार करते करते एकदम से एडवोकेट लाइन में आना? क्या करते? देखिए, एक भी मेरे ऊपर क्रिमिनल केस नहीं है, एक भी सिविल केस भी नहीं। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी तीनों हम लोग अच्छा बोलते हैं। यानी घर में पूरा माहौल, संस्कृत भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। एडवोकेट हैं, काफ़ी केसेज आती होंगी। तो जब केसेज आती हैं तो उसमें काफ़ी फीस लिया जाता है। जब गरीब फैमिली आता है तब भी फीस ज़्यादा होता है। तो एक सेटल अमाउंट क्यों नहीं तय किया जाता है कि हाँ यही केस का अमाउंट होगा? समस्या क्या है? बीच में पत्रकारों के लिए एक प्रोटेक्शन था। राइट। जो पत्रकारिता के संगठन है वो प्रोटेक्शन में आते थे, लड़ रहे थे, काफ़ी दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे थे। एकदम से चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आज पार्टी ज्वाइन किए, क्या ये गलती थी उनकी जो छोड़ कर गए थे यहाँ से? फिर में जब अश्लील गाने आते हैं आपको गुस्सा आता है कि मैं सुनता ही नहीं हूँ। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज के हमारे खास मेहमान हैं जो पत्रकार थे, पत्रकार के बाद एडवोकेट बने, एडवोकेट के बाद इन्होंने जो समाज सेवा भी कर रहे हैं। अभी भी हम बात करेंगे कि पत्रकारिता की है, पत्रकारिता के बाद इन्होंने एडवोकेट का, आज एडवोकेट के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार एडवोकेट इसके पंकज जी है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक दुबे जी कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। आपसे सवाल रहेगा कि सबसे पहला सवाल, आपका इसके पंकज नाम है। इसके पंकज का क्या नाम है? पूरा नाम लोग आज जानेंगे। क्या नाम है पूरा नाम आपका? टिकट लगता है इस पर आप फ्री में जो है वो जानना चाहते हैं। असल में हमारे यहाँ क्या है कि कुंभ राशि जो है जी, कुंभ राशि का नाम सबका है। जैसे मेरे पिताजी का नाम सुरेश सिंह है जी, उसके बाद हमारे पापा के बाद जो लोग भी हैं परिवार में जी, तो उन सब लोगों का नाम एस से है। तो हमारा नाम भी एस से उस समय रखा गया। तो आज बहुत ही मतलब ये एक एक्सक्लूसिव सवाल आपने पूछा। कोर्ट कैंपस में भी कोई नहीं जानता है मेरा नाम, जी, पूरा नाम। तो पापा हमारे संजीव कुमार नाम रखे हुए थे, राशि का नाम जो है वो संजीव कुमार मेरा है। तो और पुकार का नाम पंकज है, तो इसीलिए मैं इसके पंकज कहा जाता हूँ। और दूसरा एक और क्या है कि वो रजिस्टर्ड नेम अलग है, लेकिन मेरी मम्मी का नाम जो है वो के से होता है। अच्छा। और पापा का नाम एस से होता है, तो उसलिए भी इसके पंकज कहलाना मैं अपने को अच्छा समझता हूँ। मतलब एस एंड के का बेटा जो है वो पंकज है, तो एस के पंकज जो है उसलिए भी कहलाना चाहता हूँ। लेकिन रजिस्टर्ड अगर नाम की बात करिएगा तो संजीव कुमार पंकज मेरा रजिस्टर्ड। अच्छा, संजीव कुमार पंकज। अच्छा, आपने पत्रकार बने, लाखों लोगों का इंटरव्यू किया, लाखों समाज सेवा की है। क्या रीजन था कि समाज सेवा करते करते पत्रकारिता करते करते एकदम से एडवोकेट लाइन में आना? क्या करते? देखिए, पत्रकारिता जब हम लोगों ने शुरू किया था जी, उस समय 2004 से मैं वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में हूँ जी। उस समय अखबार ही एकमात्र पत्रकारिता का जी जरिया हुआ करता था ना। उस समय डिजिटल वर्ल्ड था ना कुछ था। तो हम लोगों के सामने था कि अगर पत्रकारिता करना है तो वही लोग पत्रकारिता कर पाते थे जिनका या तो साइड से कोई पेशा हो और नहीं तो जो बहुत बड़े जमींदार और बहुत बड़े मतलब बाप के बेटा होते थे, वही लोग कर पाते थे। जैसे के तिवारी जी थे तो वो बहुत बड़े जमींदार थे। जैसे CB पांडे जी थे, वो बहुत बड़े जमींदार थे। अब हम लोगों को उमाशंकर बाबू थे तो वो प्रोफेसर थे। तो हम लोगों को पत्रकारिता करना है तो मैं तो सिपाही का बेटा था। हमारे पापा का जो है उस समय 2004 में वेतन मुश्किल से 8-9 हज़ार रुपया था। तो अगर उस समय मुझे जो है वो पत्रकारिता करनी थी तो हमको कोई ना कोई साइड से पेशा होना चाहिए था, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब उन दिनों पैसा नहीं देता था। अगर ये होता तो फिर केवल पत्रकारिता ही करता है। तो इसलिए, और दूसरी चीज की सपना था कि वकील बनना है। लेकिन वकील बनना मैं जानता था कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कचहरी चौक के बगल में, कचहरी के बगल में मेरा घर है, खानदानी आवास है मेरा। तो मैं जानता था कि वकील बनना उतना आसान नहीं होता है। वकील भी वही लोग बन सकते हैं जो खानदानी बहुत अमीर है, और हम खानदानी बहुत अमीर तो नहीं है। अगर जब तक जमीन नहीं बेच ले तब तक अमीर नहीं होंगे। तो मतलब खेत से उतना पैसा नहीं आ सकता है कि आप जो है वो कोट टाई और सफ़ेद ड्रेस और जो है वो बूट पॉलिश करके रोज़ दाढ़ी बनवा करके जाएं, अपना जो है वो पैसे का जो है छेना का जलेबी और रसगुल्ला खाएं, 2 लोगों को चाय पिलाएं। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो हमने सोचा कि जब वकील बनना ही है मुझे, तो वकील बनने के पहले मैं इनकम जनरेट कर लूँ ताकि हमको 2 पैसा आए, और आने के बाद तब मैं वकालत करूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। ये वाला लोग नहीं जानता है। अच्छा, टीचर भी थे? हाँ, मैं टीचर था। तो उस समय मैं टीचर सह पत्रकार हुआ।
अच्छा। जिस समय मतलब 2004 से मैं टीचर सह पत्रकार हुआ। तो पत्रकारिता जो है वो शौक से हम लोग करते थे, पैसा वैसा मिलता नहीं था। तो जिन जिन चैनलों में जो केबल चैनल हुआ करते थे या सैटेलाइट चैनल पर एक आध जो है वो भेजा जाता था खबर, तो उन चैनलों में जो है वो पैसा बिल्कुल नाम मात्र का मिलता था। राइट। तो इसलिए जो है टीचिंग करता था, जिससे पैसा आता था और पैसा कमाता भी था मैं। राइट। उस पैसा कमाने के बाद क्या हुआ कि उसी से जो है पत्रकारिता को जीवित रखते गया। उसके बाद टीचिंग की जर्नी जो शुरुआत हुई थी वो 5 बच्चों को कमरे में पढ़ाने से शुरू होकर के और 500 शिक्षकों को पढ़ाने के। 500 शिक्षकों को, यानी मैं नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा सीटेड कोचिंग संचालक था। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा सीटेड कोचिंग संचालक था। और दुर्भाग्य से कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। दुर्भाग्य से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में था। राइट। तो दुर्भाग्य से एक प्राइवेट कॉलेज में जो है वो प्रोफेसर भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर था बीएड कॉलेज का। राइट। तो बच्चों के पढ़ाना से शुरू होकर के बच्चों के गुरुओं को पढ़ाने तक का सफर जब मैंने देख लिया, मुझे लगा कि अब इसमें अब डाउनफॉल ही होगा। क्योंकि जब एक निश्चित ऊंचाई पर सबसे ऊंचे स्थान पे जब आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद डाउन होना होगा। अब अगर मुझे डाउन होना है तो फिर से मैं टीचर से सिर्फ मामूली टीचर बन के रह जाऊंगा। राइट। और तब तक जो है मेरे पास उतना पैसा हो गया था कि अगर मैं अब चाहूँ तो 2 रसगुल्ला रोज खा सकता हूँ, 4 लोगों को चाय पिला सकता हूँ और कुछ जो है वो पैसा मेरे पॉकेट में आ सकता है। तब तक बीच में फेसबुक यूट्यूब का ज़माना आया। फेसबुक यूट्यूब का जब ज़माना आया तो सबसे पहली बार मुझे लगता है कि ज़िले में मैं ही माइक उठाया था। उस समय जैसे ये माइक आप लगाए हुए हैं BND, सब कुछ नहीं था। उस समय क्या था, तो जो वायरिंग का पाइप होता है, वायरिंग के पाइप में जो है वो रुई अपने से लपेट करके और काला स्टिकर पूरा लपेट करके उसके भीतर से जो छोटा वाला 1.5 फुट 2 फीट का जो है वो आता था कॉलर माइक, उसको उस पे ले जाके स्टिकर चिपका के ऊपर से करके उस पर जो है वो BNM TV करके और तब जाके हम लोग जो है पब्लिक मतलब रिपोर्टिंग करते थे। अब सोचिए जिसका इंटरव्यू लेना है, कैमरामैन जस्ट कपारे पर खड़ा रहता था। तो कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा, सोचिए। अब वो आदमी आगे जा रहा है और कैमरामैन पीछे घूम रहा है, तो उसको उतना जगह भी नहीं है कि तार नहीं फंसे। इतना छोटा तार हुआ करता था, एकदम 1-1.5 हाथ का। वहां से हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद तब जो है वो और लोग भी आए, काफी नामी चेहरे भी हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इन दिनों उनसे आपकी जो है वो थोड़ा आपका मतभेद चल रहा है, तो वो लोग भी आए और धीरे धीरे कारवां बनता गया। और ये यूट्यूब जर्नलिज्म, फेसबुक जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि डिजिटल जर्नलिज्म से अकेले कम से कम जो है, मैं ये सोच के वकालत शुरू करना चाह रहा था कि कम से कम 2 रोटी और 1 किस्म की सब्जी भी अगर खाने भर का पैसा मिल जाए तो मैं वकालत शुरू करूंगा। और पता चला कि फेसबुक यूट्यूब अकेले 5-6 रोटी पर घी मल करके बटर लगा करके खाने भर का पैसा दे दिया। तब मैंने क्या किया कि वकालत शुरू किया। अच्छा, आई वॉज टू मच लकी कि मैं जब वकालत में गया तो हमारे गुरुजी जो है राम इकबाल प्रसाद यादव, वो हमको हाथ पकड़ के 90 दिनों के अंदर में वो पूर्णतः वकील बना दिए। 90 दिनों के अंदर में। तीसरे दिन मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जाके बेल बहस कराया था। तीसरे दिन, ये अपने आप में एक इतिहास था। और चौथे 5वें मतलब वकालत का मुश्किल से हमको लगता है कि कम ही दिन हुआ होगा, तब तक एक ऐसा वायरल कांड हो गया जिसमें मैं चमक गया। मनीष कश्यप कांड नहीं, उसके पहले जो आप लोग वायरल किए। और उसी कारण से क्या हुआ कि पूरे बिहार में मेरी एक छवि एक ईमानदार, एक अच्छे वकील के रूप में बन गई और उसके बाद से वकालत का पेशा जम गया। तो यही जर्नी थी जो आप जानना चाहते थे। पिताजी पुलिस ऑफिसर, क्या ऑफिसर आपको बनने का मन नहीं था? वकील ही बनना? हाँ, बहुत अच्छी बात सवाल आपने पूछा। देखिए, फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो को दबाया गया और हीरो क्या किया कि पुलिस अफसर बन करके और सब विलेन को मार दिया। फिल्मों में ऐसा होता है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा दबाया गया। एक फिल्म आई थी भोजपुरी सिनेमा में, आम्रपाली दुबे की फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें क्या है कि रिक्शा वाला जो है अपनी बेटी को, इकलौती बेटी को पढ़ाना चाह रहा है और उसकी माँ यानी रिक्शा वाली की माँ ताना दे रही है कि बेटा जन्माओ, बेटा जन्माओ, और वो कहता है नहीं, बेटी को ही पढ़ाना है। जब बेटी खूब पढ़ लिख लेती है तो उसकी शादी दहेज के बिना कट जाती है, पगड़ी उछाली जाती है बाप की, और बेटी जाती है खूब मेहनत करके IAS अफसर बन जाती है। सब फिल्मों में होता है।
यहाँ रियल लाइफ में और रियल लाइफ में क्या अंतर है कि रियल लाइफ में जो है वो रियल लाइफ में हीरो जो है बचपन से सपना देखता है कि मैं नेता बनूंगा, नेता बन जाता है। बचपन से सपना देखता है मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बन जाता है। यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है वो बचपन से सपना देखता है कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, और हो सकता है वो डीएसपी बन जाए, हो सकता है वो बीडीओ बन जाए, हो सकता है वो जाके सांख्यिकी पदाधिकारी बन जाए, हो सकता है कुछ नहीं बने वो टेम्पू चलाने लगे। तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ये बड़ा अंतर होता है। तो हम लोगों के समय में लालू यादव की सत्ता थी बिहार में, और ऊपर में अटल जी की सरकार थी, और दोनों सरकारों ने मिलके जो है वो एम्प्लॉयमेंट का दरवाजा ऐसे बंद किया था कि पुश्त दर पुश्त और पीढ़ी दर पीढ़ी बेरोजगार हो गए। तो हम लोगों के सामने तो ये चॉइस ही नहीं था कि क्या बनना है। हम लोगों के सामने बस इतना चॉइस था कि कोई ये ना कहे कि फलानवा का बेटा पढ़ लिख के जो है वो कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को कुछ भी बनना था, कुछ नहीं बनना था, कुछ भी बन जाना था, बस एक ये बात। दूसरा, लेकिन चूंकि खून में जो है वो पुलिस अफसर, एक पुलिस वाला बसता था, और फिजिकली भी मैं काफ़ी फिट था, और गांधी मैदान के बगल में जन्म हुआ था, तो दौड़ना कूदना ये सब जो है आदत में शामिल था। दूसरा कि द्वार पर नदी थी, नदी उस समय काफ़ी साफ सुथरी थी, अब तो इंक्रोचमेंट, तो तैराकी भी बहुत अच्छी आती थी, तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा था। और गांव में जो है वो 2 आदमी को फुलवारी था, मतलब बगीचा जो है वो 2 आदमी को बगीचा था, जिसमें एक मेरा भी था, जिसमें 200 आम के पेड़ थे। तो आम के सीजन में आम खा के बॉडी बना लेना। द्वार पर 30-35 गाय भैंस थी, काफ़ी संभ्रांत किसान परिवार था। तो दूध खाना, आम खाना, हरी सब्जियां खाना, ताजे फल खाना, दिन भर स्विमिंग करना, गांधी मैदान में जाकर दौड़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, जिसके कारण क्या था कि पुलिस में जाने की जितनी योग्यताएं थी वो सब थी। लेकिन हमारे ही समय में पुलिस की जो आयु सीमा थी वो 18 से 23 कर दी गई, और जब मैं 18 वर्ष का हुआ उस समय से लेकर 23 वर्ष के बीच तक में लालू जी की सरकार थी, एक भी बहाली नहीं आई, बहाली ही खत्म हो गई। राइट। और जब मेरी उम्र जब 23 वर्ष के बाद हुई तो अब बहाली आई, तो आपने कुछ अलग कर दिया। तब तक हम लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई कर चुके थे। तो यही कारण था, नहीं तो मैं एनसीसी सर्टिफिकेट में बिहार चैंपियन था। एनसीसी में? हाँ, सिर्फ बिहार चैंपियन, मैं बिहार चैंपियन था। एक चीज जो है वो पापा का आशीर्वाद है और हनुमान जी की कृपा है कि मैं जिस लाइन में गया हूँ उस लाइन में काफ़ी अच्छा मैंने इतिहास रचा। मैं एनसीसी में था तो ओटीए जाने वाला बिहार से 2 बच्चों में अकेला, मतलब एक मैं था, एक मुजफ्फरपुर का आशुतोष था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामठी में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था। मैं कैमल सफारी किया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से जो है वो पैरा जंपिंग किया हूँ, मैं पैरा सेलिंग किया हूँ, ये सब मैंने किया। उस समय भी दैनिक जागरण और ये में प्रभात खबर में छपा हुआ था कि पंकज ने किया जिले का नाम रोशन। तो ये अखबार में छप जाना उन दिनों बड़ी बात हुआ करती थी, एक नाम आ जाना बड़ी बात, नाम आ जाना बड़ी। तो वो मैंने किया और मुझे मन था कि मैं जाऊं वो पुलिस में, लेकिन जब एज पास किया और तब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि अफसर बन जाता हूँ। राइट। दरोगा की बहाली आई नहीं बिहार में। राइट। और जो बहाली जैसे फौज में जहाँ था तो फौज में लेफ्टिनेंट के पद के लिए मैं वर्दी था, मेरा तो रिटेन तक माफ हो गया था एनसीसी के थ्रू। इतना एनसीसी में मैंने नाम किया था, मेरा रिटेन 900 नंबर का माफ हो गया था, सिर्फ जा करके मेडिकल और वो इंटरव्यू 4 दिन का एक एसएसबी इंटरव्यू होता है वो पास करना था और पास करके और जाके बन जाना था। लेकिन मैं पास भी कर गया, लेकिन डिजॉर्डर्ड टीथ है मेरा, दांत देखे यहाँ देखे। राइट। तो उसी में छट गया बाद में मेडिकल में। अच्छा, वो दांत भी हाँ, तो मेडिकल में वो छट गया और पाइल्स की बीमारी हो गई थी, तो वो भी एक मेडिकल अनफिटनेस का कारण था। तो बाद में ये सब बीमारियाँ ठीक हो गई। अच्छा। अब हमको जो है आप 1 किलो अदरक पिला दीजिए कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन होता है ना किस्मत शायद चुने। ऊपर वाला हनुमान जी सोचे होंगे कि भाई देश की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, आप समाज की सेवा करिए। राइट। तो इसलिए जो है वो यहाँ आना पड़ा और तो उसमें नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल दिल में एक पैशन था कि मुझे वकील ही बनना है। क्योंकि जब भी मैं वकील वाली फिल्में देखता था तो हम अपने को उसमें पाते थे। जब किसी हीरो को वकील के रूप में, जब दामिनी में जब सनी देओल जाकर बोलता है तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलो, तो लगता था कि हम ही सनी देओल। तो ये जो पैशन था वो हमेशा सता रहा था। तो जब मेडिकल अनफिट हुआ तो हमारे बाबा जी रो रहे थे। हम कहे बाबा जी मत, हम हंस रहे थे, खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि हमको लग रहा था कि चलो भाई ठीक है, कम से कम हम समाज की सेवा करें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देश हमारे फौजियों के हाथ में बहुत सुरक्षित है। वहाँ अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो देश में जो है इतने काबिल फौज अफसर और फौजी
भाई जवान बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन समाज में जो है वो बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए जगना चाहते हैं, समाज के लिए सोना चाहते हैं। तो इसलिए वकालत के क्षेत्र को मैंने चुना। एक जो सवाल था आपका कि पत्रकारिता से वकालत की ओर के, तो पत्रकारिता से मेरा मकसद था समाज को जागरूक करना और समाज में अच्छी चीजों को लाना। आप गूगल में सर्च करिएगा, श्री राम शर्माचार्य के बाद सबसे ज्यादा खर्चीली शादी के विरोध में अगर किसी ने बोला तो एस के पंकज ने बोला। समाज में जो जो कुरीतियां हैं उसके बारे में मैं बोलता गया। लेकिन इधर के दिनों में क्या हुआ कि पहले शुरू में होता था कि अगर गांव में कोई आदमी सच्ची बात कर रहा है तो जो विलेज पॉलिटिशियंस हैं, जो चुंगला चौक के मेंबर्स हैं, जो चुंगला मीटिंग के एजेंट्स होते हैं, वो लोग कुछ करके उनको पिटवा देते थे, उनको जो है वो सप्रेस करवाते थे, गाली सुनवाते थे, मारपीट करवाते थे। तो हमारे साथ तो ये सब नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी सवंगर परिवार से होते हैं, तो हम लोगों को कोई मार पीट नहीं सकता था। फिजिकली मैं उतना फिट नहीं था कि कोई अनफिट नहीं था कि कोई दबा सके। लेकिन पत्रकारों को दबाने के लिए इधर में एक रैकेट चलाया गया कि केस कर देना उन पर, राइट, कि उन पर मुकदमा कर दो। ट्रू। तो एक ये भी कारण था कि मैं वकील बना कि भाई चलो अगर अब मुकदमा करोगे तो मैं देखूंगा, उन चीज़ों को देखूंगा। और देखिए कुछ एक और चीज़ होता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी होशियार बन ले, लेकिन कुछ ऊपर वाले के हाथ में जो है वो पावर होता है। तो अपने सुख और दुख की चाबी आप जो है ऊपर वाले को सौंप दीजिए, वो जहां आपको पहुंचाना है पहुंचा ही देंगे। तो मैं भी सुख और दुख की चाबी जो है वो दे दिया था हनुमान जी के हाथ में। और देखिए हनुमान जी की कृपा कि मुझ पर जो है 11 लीगल नोटिस आया था जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो, लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। और ये अपने आप में जो अनूठी बात है कि अभिषेक दुबे वाली जर्नलिज्म को करते हुए, मैंने आप ही के टाइप के जर्नलिज्म को करते हुए, और एक भी मेरे ऊपर क्रिमिनल केस नहीं है, एक भी सिविल केस भी नहीं। आज एडवोकेट है। आज एडवोकेट भी। अच्छा, आप किस फिर शिक्षक जब थे तो किस चीज़ का पढ़ाई का? इंग्लिश पढ़ाता था। अच्छा, इंग्लिश के टीचर थे। इंग्लिश पहले से ही बेस मजबूत था आपका? बहुत अच्छा। हमारे पापा भी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। अच्छा। मेरी बेटी 5 साल की थी तब से बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी तीनों हम लोग अच्छा बोलते हैं। यानी घर में पूरा माहौल? संस्कृत भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। घर में पूरा माहौल इंग्लिश का? भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। बार बार हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं में हनुमान जी सबसे बड़े मान, ये हनुमान जी कहीं कृपा क्यों कर रहे हैं बार बार? पापा हमारे हनुमान जी का मंदिर बनवाए हुए, और हम उस पिता के पुत्र हैं कि जब हमारे पापा सिपाही थे, आज वो थानाध्यक्ष हैं, जब वो सिपाही थे तो साइकिल से चलते थे, और स्कॉर्पियो का, बोलेरो का, आज के समय में हमको लगता है कि फॉर्च्यूनर का दाम लगा करके मंदिरों का निर्माण कराया। तो हनुमान जी का मंदिर ही वो बनवाते। जहाँ जाते हैं, जिस थाने में जाते हैं, थानाध्यक्ष हुए, वहाँ हनुमान जी का एक अलग मंदिर बनवाए। तो यही कारण है कि हमको लगता है कि हमारे परिवार के रक्षक हनुमान जी। हम अपने पापा के भक्त हैं। अच्छा। हम हनुमान जी के डायरेक्ट भक्त नहीं है, पापा के भक्त। हम अपने पापा के भक्त, और पापा हमारे हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। तो हम लोग पूरा सीढ़ी के हिसाब से, पापा हमारे चपरासी हनुमान जी क्लर्क हैं, और भगवान राम जो है वो जज साहब, तो उन्हीं से जजमेंट लेते हैं। आप एडवोकेट हैं, काफ़ी केसें आती होंगी, तो जब केसेज आती हैं तो उसमें काफ़ी फीस लिया जाता है। जब गरीब फैमिली आता है तब भी फीस ज़्यादा होता है, तो एक सेटल अमाउंट क्यों नहीं तय किया जाता है कि हाँ यही केस का अमाउंट होगा? देखिए, प्राइवेट प्रोफेशन में फीस तय करना ये बड़ा मुश्किल बात जी। अगर फीस तय कर भी देगी सरकार जी, तो गरीबों को जो है उससे घाटा ही हो जाएगा, फायदा नहीं। ट्रू। चूँकि देखिए, जैसे एक मान के चलिए कि एक कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, जैसे दूध है, तो दूध का MRP तय है सरकार के द्वारा कि इतना से ज़्यादा नहीं बेचना है। या कोई डब्बा बंद बिस्किट खरीदने जाते हैं तो उसका भी MRP तय होता है। तो किसी गरीब को फ्री में बिस्किट मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर सरकार उसको ऐसे छोड़ दे तो हो सकता है कि किसी गरीब को वो फ्री में भी मिल जाए। तो जैसे ही वकील का फीस तय करेगी सरकार, जैसे मान लीजिए कहेगी कि बेल कराना है तो आप बेल के लिए जो है वो आप 3000 रुपये लीजिए, तो कई सारे जो है वो गरीब भाई आते हैं जिनका काम फ्री में भी वकील साहब लोग कर देते, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक असंभव टाइप चीज़ है। लेकिन फिर भी जो बात आप बोल रहे हो उस पर कभी कभी राज्यपालों ने बोला है, कभी कभी CJIs ने बोला है, कभी कभी जो है बार काउंसिल्स ने बोला है, बार एसोसिएशंस ने बोला है, और हो सकता है कि निकट भविष्य में
सरकारी स्तर पर मानक स्तर पर एक फीस तय हो जाए अच्छा वकीलों का। अच्छा, इसके पंकज के पास कोई ऐसा केस आया है जहाँ पर उलझने ज़्यादा हो गई हो, दोनों तरफ से फोर्स आने लगा हो कि नहीं केस आप मेरे तरफ से लड़िए, आप मेरे तरफ से लड़िए, ऐसा कभी केस आया? बहुत सारे केसेस होते हैं जी अभी। एक केस आया है, आप जानते होंगे, एक चैनल है रक्सौल का, नाम नहीं लूंगा मैं। राइट राइट एक चैनल है रक्सौल का, जिनके ऊपर जो है वो जिनका मुकदमा मेरे पास आया है, तो जो दूसरे वाले पार्टी हैं वो भी मेरे पास आए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया कि भाई जब मैं एक आदमी का पावर ऑफ अटॉर्नी ले चुका राइट तो फिर दूसरे आदमी का केस कैसे लड़ सकता हूँ। तो इसलिए हमारी क्लाइंट एक बैठी हुई है, पीछे चेहरा नहीं दिखाइएगा। राइट उनके ससुर जी आए हुए थे हमारे पास कि हाँ हम आपके गांव में मेरा संबंध है, आप हमारे तरफ से रहिए। हमने कहा नहीं, देखिए भला हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे हमारा सौभाग्य है कि अच्छे लोग ही मेरे पास आते हैं, लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, एक वकील का धर्म होता है कि वो उसके साथ ईमानदारी से खड़ा रहे। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि कर्ण के बाद ये वकील ही एक ऐसा प्राणी होता है जो जानते हुए भी कि उसका मुवक्किल, उसका दोस्त गलत है, उसके साथ खड़ा होता है। ये हम लोगों को एक पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है, लग रहे हैं, ये पावर वकालतनामा जिसको कहा जाता है। इसी पर जब यहाँ पे आप साइन कर देते हैं, या नाम में ढक लिया हूँ अभी, तो वो क्या होता है कि तो फिर आप हमारे हो जाते हैं और हम आपके हो जाते हैं। फिर अगर आप हमको 1000 रुपया दे के ये साइन कराए हैं और कोई 1 लाख रुपया दे रहा है, 1 करोड़ रुपया भी दे रहा है, तो अगर मैं उसके पक्ष हो जाता हूँ तो ये एडवोकेट्स एक्ट के भी विरुद्ध है और ये एक अधर्म भी है। अच्छा, आपने टीचर बने तब भी समाज सेवा किया, पत्रकार बने तब भी सेवा किया, आज एडवोकेट है, क्या आज भी समाज सेवा कर रहे हैं या समाज सेवा से हट चुके हैं? या जो आता है जो कहता है कि गरीब हैं, इसके पंगसर गरीब हैं, थोड़ा कम रुपया लेकर देख लीजिए या फ्री में, ऐसा कुछ होता है आपके समाज? बिल्कुल रोज होता है। तो क्या ऐसा केस लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं, कई का तो हम पॉकेट से ही अपना जो है कागज का पैसा भी देते हैं। कई सारे लोग हैं ऐसे जिनका पॉकेट से भी। मेरा मकसद बस यही है कि पैसे की कमी के कारण कोई अन्याय नहीं सहे। ट्रू। अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसलिए बैक हो जाते हैं लड़ाई में कि कौन जाए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने, पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो मेरा सपना है कि ऐसे लोगों को कोर्ट से नहीं जाना पड़े वापस उदास होकर। वो आए, अगर वो सही है, उसके पास पैसा नहीं है तब भी केस लड़े, फ्री में, और अगर वो गलत है तो फीस देगा, उसके बाद केस लड़ेंगे। सही है तो ऐसे भी केस लड़ेंगे। तो ये चीज़, जैसे एक मेरा, अगर मैं डॉक्टर होता और गायनेकोलॉजिस्ट होता तो मैं क्या करता कि बेटी के जन्म पे फीस नहीं लेता। अगर आपकी बेटी हो रही है तो चाहिए आपका पूरा पैसा माफ, बेटा हो रहा है तो फीस लेते, क्योंकि जिसको बेटी जन्म लेती है उसको तो बेचारा को समाज का भी ताना सुनना है, उसको जो है 13 तरह का जो है वो बड़ा बात बोल रहे हैं, डॉक्टरों को काफ़ी क्लेम आएगा। हाँ, नहीं कोई क्लेम नहीं, ऐसे डॉक्टर एक आध है भी, गोरखपुर साइड में या बनारस साइड में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो और कोई भी डॉक्टर मजबूरी में ही पैसा लेते, देखिए पैसा कोई लेना नहीं चाहता है, सच्चाई बात आपको ये बता है। कोई देना भी नहीं चाहता है और कोई लेना भी नहीं चाहता है। जो चूँकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं, आप आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात हो रही है, सब गपशप हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर आप थोड़ा देर बाद कहिए कि सुनिए सर एक मेरा केस है देख लीजिए, हम तुरंत आपको कहें कि 1000 रुपया दीजिए पहले खर्चा और उसके बाद 10,000 रुपया फीस दीजिए, तो जो आपका मुंह बनता है ना, वो हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करिएगा, उस डॉक्टर को भी जीना है, उस वकील को भी जीना है। राइट। और डॉक्टर और वकील या फिर जो है वो आपको टीचर्स या कोचिंग संचालक या स्कूल संचालक, ये लोग तब ना आपसे के साथ सही काम करेंगे जब आप उनके साथ सही बर्ताव करिएगा। तो सही बर्ताव तो समाज करता नहीं है। समाज में ज़्यादातर क्या होता है, समाज में ज़्यादातर केवल और केवल प्रतिष्ठा दी जाती है पैसे वालों को, अमीरों को। तो समाज तो खुद ही कर रहा है कि ये नहीं होगा, आप अमीर हो जाइए तो अभी हम आपकी इज्जत करेंगे। 2 लोग जाते हैं मान लीजिए शादी विवाह में, एक वो शिक्षक जाता है जो आपके बच्चे को मान लीजिए आपकी गरीबी देख करके फ्री में पढ़ा दिया है, और दूसरे वहीं पे जो है एक विधायक जी जा रहे हैं जो आपके सड़क पर का पैसा खा के डकार के तुंद फुलाए हुए। आप ज़्यादा सेल्फी किसके साथ ले करके फोटो फेसबुक पर डालना चाहते हैं? समाज सेवा। कभी आपने सुना है कि हाँ बोले कि हमारे बच्चे को ABCD सिखाने वाले गुरुदेव के साथ एक औपचारिक मुलाकात, ऐसा फोटो कभी आप फेसबुक पे देखें? लेकिन माननीय विधायक मोतिहारी, माननीय विधायक हरसिद्धि, माननीय विधायक
बक्सर के साथ एक औपचारिक मुलाकात। ट्रू। लगता है कि जैसे हम खुद ही विधायक बन जाए। तो समाज खुद ही अमीरों की, शोहरत वालों की, रसूखदारों की इज्जत करेगा, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि कोई आपका पैसा छोड़ देगा? तो फिर पूछिएगा हम लोग कैसे छोड़ देते हैं? तो हम लोग आज के युग में तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप सुनते थे पहले के ऋषि मुनि लोग जो है वो बेलपत्र चबा के जी लेते थे, पानी पी करके, हवा पी करके जी लेते थे, हड्डी सुखा लेते थे। उसी तरह हम लोग एक तरह से हड्डी सुखा रहे हैं। मेरे ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, ऑफिस के बगल में ही मेरा रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम में क्या है? एसी लगा हुआ है, ऑफिस में एसी नहीं लगा हुआ है। तो जिन गरीबों का हम लोग फ्री में कर देते हैं काम, उनका फ्री में ना करके अगर पैसा ले लिया जाए तो इसमें भी एसी चलेगा, भारी भरकम बिल भी भुगतान हो जाएगा। लेकिन ये जो कोट पहन के भी आपके नाक पर भी थोड़ा थोड़ा पसीना हो गया, ये जो तपस्या आप मेरे साथ कर रहे हैं और मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यही पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जो तपस्वी नहीं है, जो सांसारिक जीवन में केवल सांसारिकता से जीवन जीना चाहता है, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है, जो भगवान के क्या सही क्या गलत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसको तो सामाजिक जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। समाज के लोग ही हैं। अच्छा, एक गुरु से बड़ा कौन पद होता है, मुझे बताइए? कोई नहीं। तो फिर हम क्यों गुरु का काम गुरुओं के गुरु का काम छोड़ के वकील क्यों बन गए? क्योंकि गुरु को समाज उतनी प्रतिष्ठा नहीं देता है जितनी देनी चाहिए। आज जो है वो कम से कम एक वकील को इतना जरूर है कि मुंह पर कोई जो है वो अपशब्द नहीं बोल पाया। लेकिन आप जाके देखिए डीएवी के गेट पर साल में 2-3 शिक्षक को बच्चे ही पीट दे। राइट। तो ये जो समाज का जो काला और स्याह चेहरा है, यही डॉक्टर को भी लूटने पर मजबूर करता है, प्राइवेट स्कूल कोचिंग संचालकों को भी लूटने पर मजबूर करता है, या किसी को लूटने पर मजबूर करता है। समाज अगर चाहता है कि पैसा हमसे कम लिया जाए, हम जाएं तो डॉक्टर साहब फीस कम ले या जांच कम लिखें, लुटेरापंथी कम करे, तो समाज को भी गरीबों को सम्मान देना होगा। आप दुकान खोलिए, फीता अपने गांव के सबसे गरीब बुजुर्ग काका से कटवाइए। आप फेसबुक पर फोटो डालिए, सेल्फी लेना है, आपके गांव का जो रिक्शा वाला है उसके साथ सेल्फी लेके डालिए। देखिए, आप प्रतिष्ठा गरीबों को दीजिएगा, लोग ईमानदार हो जाएंगे। आप प्रतिष्ठा ही अमीरों को दीजिएगा तो कहाँ से लोग ईमानदार? अच्छा, सवाल एक रहेगा, हट के डॉक्टरों की बात करें, जहाँ तक हमें पता है शायद आपकी वाइफ जो है डॉक्टर है, डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपकी लव मैरिज शादी हुई है अरेंज मैरिज? अरेंजमेंट, फुल्ली अरेंज। देखिए, एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी काम अपने से करने का हिमायती ही नहीं। अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है जो केस हमारे पास आता है वो मैं खुद करता हूँ? नहीं, हनुमान जी करवाते हैं। तो जब हम अपना एक कलम तक बिना ऊपर वाले की मर्जी से नहीं चलाते हैं, तो जीवन का जो 7 जन्मों का बंधन है वो हम कैसे अपने से चुन लेते हैं? राइट। तो जो भगवान दिए वही हमने जो है किस विभाग की डॉक्टर हैं आपके? वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर है, और वो एक ऐसा पैथ है जो नेचुरोपैथ से जुड़ा हुआ पैथ है, और उसमें कोई लूटपाट वाली बात नहीं है। अब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलाज से 0% मोर्टलिटी रेट भी है, और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। दवा बड़ी अच्छी होती है, बड़ी तेज काम करती है, और मरीज भी अच्छे हो जाते हैं। एक आपका वीडियो हमने देखा था जहाँ पर आपने कहा था कि पत्रकारों पर केस होता है ना, तो हम आगे आएंगे और लड़ेंगे, जहाँ तक लड़े भी, और कम रुपया में लड़ेंगे, फ्री में भी लड़ सकते हैं। अभी भी क्या वो इसी प्रकार जिस प्रकार केस हो रहा है, क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए पत्रकारों पर केस ना हो? पत्रकारों के लिए कानून है, जैसे आर्टिकल 19A के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। राइट। बाकी तो एक पत्रकार भी एक आम आदमी होता है। राइट। उसको कोई खास या संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं। राइट। तो पत्रकारों को तो संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए, पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी समस्या क्या है, बीच में पत्रकारों के लिए एक प्रोटेक्शन था। राइट। जो पत्रकारिता के संगठन है वो प्रोटेक्शन में आते थे। अभी क्या है कि पत्रकार लोग असंगठित हो गए हैं। नेताओं ने, धन पशुओं ने, ठेकेदारों ने, भ्रष्टाचारियों ने और आर्थिक अपराधियों ने, और अपराधियों ने भी, सबने मिलकर पत्रकारों को कई गुटों में बांट दिया है। जैसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, डिजिटल मीडिया अलग। डिजिटल मीडिया में फॉरवर्ड मीडिया अलग, बैकवर्ड मीडिया। बैकवर्ड मीडिया में दलित मीडिया अलग, जनरल बैकवर्ड मीडिया अलग। इतने टुकड़ों में आप बटे हुए हैं कि
हर जगह आप समझिए कि एक तरह से कांटों पर आप विचरण कर रहे हैं, आग में बैठे हुए, कब जल जाइएगा कोई नहीं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप लोग सबसे पहले यूनाइटेड हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि यूनिटी की जरूरत होती है। जैसे ही यूनिटी की बात होती है तुरंत जो है वो कुछ लोग कहने लगता है कि ना ना हम लोग अपने जात का एक अलग बना रहे, हम लोग अपने धर्म का एक अलग बना रहे। ये वाला जो सिस्टम है जिसके कारण आम जनता भी पीसी जाती है नेताओं से, और पत्रकार, डिजिटल पत्रकार भी पीसे जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों से। इसको दूर करना होगा। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी एक और बात कि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा भाई अगर रावण भी है तो मैं कुंभकर्ण बन जाऊं, विभीषण नहीं बनूं, और मेरा भाई अगर राम है तो लक्ष्मण तो बनना ही। लेकिन पत्रकारिता में क्या है कि जैसे ही शामत आती है, एक पत्रकार पर शामत आएगी, दूसरा पत्रकार बड़ी तेज बनता था, फलना बात बोलता था, चिलना बात बोलता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, और यही कारण है कि पत्रकार लोग जो है वो कमजोर हो जाते हैं। आपके साथ इस पूरे इंटरव्यू में मैं जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहता हूँ वो जोर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाज से खर्चीली शादी, दिखावा और आडंबर की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। दूसरा, पत्रकारों को एक होना होगा। और तीसरा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी युवा को अगर जाना है तो उसको अपना 100% उस क्षेत्र में देना होगा। आप सोच करके देखिए, मैं एक वकील सह पत्रकार हूँ, पत्रकारिता में भी व्यूज मेरा कितना है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और वकालत में भी सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा केस लड़ने वाले वकीलों में से सबसे बेहतर और नामी। काफी नाम आप लोगों ने कहा, खैर नामे में मैं नहीं हूँ, आप लोग बना देते हैं। अब आप लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा, हम खुद गरीब हैं, गरीब का मसीहा कहाँ से बन जाए? नहीं, गरीबों का मसीहा है ऐसे भी, वो आपका अपना विचार है। मैं मानता हूँ कि गरीबों का मसीहा सिर्फ जो है हमने जहाँ तक देखा है आप गरीबों के मसीहा रहे हैं। या पत्रकार पर जब केस होता है तो एसके पंकज के एक नाम सामने आता है कि एसके पंकज आ रहे हैं, चुनाव केस लड़ेंगे, इसमें एसके पंकज हमारा सपोर्ट करेंगे। केस जब भी होता है जब भी डर लगता है अरे एसके पंकज है ना, मतियारी में काम हो जाएगा, ये डर अब खत्म हो चुका है पत्रकारों में, एसके पंकज है, यह सबसे बड़ा चीज़ है। चलिए, ये आप लोग मानते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं गरीबों का मसीहा सिर्फ गरीब नवाज भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, बाकी कोई गरीबों का मसीहा नहीं। हाँ, चूंकि खुद मैंने गरीबी झेली है, ऐसा नहीं पैसे के कमी के कारण या जमीन जथा की कमी के कारण झेलना पड़ा। उस समय इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा था, अभी एटीएम उटीएम था नहीं, फोन से जो है मोबाइल था नहीं कि पापा इतना पैसा घटा है तुरंत जो है भेज दीजिए। साइकिल पंक्चर हो जाता था तो मंगल सेमिनरी से डुबड़ा के पहले घर ले आना। अब 10 दिन बाद पैसा आएगा, पापा आएंगे, पासबुक आएगा तो फिर साइकिल बनेगा। तो ये वाली स्थिति चूंकि हम लोगों ने देखी है जो गरीबों की स्थिति होती है, और गरीब भाइयों के साथ जो है वो एक प्रेम रहा है, और शुरू से बचपन से आज तक जो है वो ठाकुर साहब के खिलाफ वाली फिल्में ही देख के बड़े हुए हम। तो दिमाग में रहता है कि गांव का जो सबसे अमीर आदमी है, हर टोले हर मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, जिले का सबसे अमीर आदमी, राज्य का सबसे अमीर आदमी अपने से डाउन वालों को खूब दबाता है। तो वो दबाता है, उसी को नहीं दबाने के लिए तो भगवान ने काला कोट पहनाया हम लोगों को, किसी भी वकील को। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वकील, तो मैं उसको नहीं दबने देता हूँ, ये कोशिश करता हूँ। लेकिन कानूनी कुछ मजबूरियां भी होती है, उस कानूनी मजबूरियां और कानून जो कहेगा उसी हिसाब से आपको जो है वो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे फिल्म नहीं है कि हाँ आप आए गरीब हैं वो अमीर है और दोनों आदमी आ गए तो गरीब के खिलाफ जो है बढ़िया दलील लिया गया और वो दलील सुन लिया गया। कई बार क्या होता है कि खूब दलील आप दिए जा रहे हैं और उधर से जज साहब समझ जाते हैं कि पॉइंट तो इनका कुछ है नहीं, ना FIR वैसा है, ना पुलिस डायरी वैसी है, ना कुछ है, तो ये जो है अपना बोल रहे हैं। तो कई बार जो है वो काम नहीं मन मुताबिक हो पाता है जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा होता है, तो 90% मामलों में सफलता मिल ही जाती है। पहला केस आपका शायद मुझे याद है वो आर्मी वाला मैटर रक्सौल वाला था, शायद उस टाइम से आप हाईलाइट हुए। पहला केस था, उससे पहले लड़े थे? उसके पहले भी बहुत सारे केसेस को मैंने लड़ा था। मैं जिनके साथ था, जो हमारे सीनियर थे, उनके साथ उनके पास वो केस डायरेक्ट आया था। जूनियर के रूप में मैं उनको अच्छा खासा असिस्ट कर रहा था, और लेकिन लोगों ने माना कि मैं उस केस को डायरेक्टली हैंडल कर रहा था, क्योंकि मीडिया को जो मैंने बयान दिया और कोर्ट में जो सीनियर के साथ साथ जो हम जो है वो बोल्डली उन चीज़ों को रिप्रेजेंट किए, वो अपने आप में एक जो है वो अच्छा लोगों को लगा, जो कोर्ट के भीतर में भी थे और जो कोर्ट के बाहर में भी थे। और यही कारण है कि उस मामले से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली।
उसके 2 महीने बाद मैं खुद ही बहुत सीनियर मोस्ट हो गया, मेरे साथ 4-4 5-5 जो है वो जूनियर्स आ गए और काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, जिसका आपने केस लड़ा मोतिहारी में, नाम बता भी देते हैं, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, आज के टाइम में वो एक नेता हो गए हैं, यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं या समाज सेवा है। यह सबसे बड़ा चीज़ आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने उनका केस लड़ा, जहाँ पटना भी हो तो पटना भी जाना पड़ा आपको। मनीष कश्यप वो क्या है अभी? मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। दूसरी बात कि अच्छे यूट्यूबर, राइट। और क्या कहा जाता है कि समाज के लिए और देश के लिए वो सोचते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है आरएसएस के स्कूल से हुई, राइट। तो आरएसएस माइंडसेट भी है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं। जो उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं वो ये लगती हैं कि वो नशाखोरी के विरुद्ध में जागरूकता फैलाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, और पलायन का मुद्दा वो जो है उठाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। तो ये मुद्दा जो भी उठाएगा उसको आप चाहे जिस नाम से संबोधित करें, वो खुद को एक यूट्यूबर कहते हैं। अब कोई उनको जो है वो पत्रकार कह देता है, कोई नेता कह देता है, कोई समाज सेवी कह देता है, तो कोई गद्दार भी कह देता है, कोई जो है वो देशद्रोही भी कह देता है। तो वो जनता के ऊपर है, वो आप जो है वो जनता। मैं उनका वकील हूँ तो मेरे नज़र में वो एकदम राजा रामचंद्र जी। मैं जिनका भी वकील हूँ, आप भी मेरे क्लाइंट है, भगवान ना करे कभी बनना पड़े। अगर आप हैं तो मेरे लिए आप भगवान रामचंद्र से ज़्यादा ईमानदार है, भगवान कृष्ण से ज़्यादा जो है बड़े रणनीतिकार हैं, और हनुमान जी से ज़्यादा आप जो है वो ब्रह्मचारी हैं। आप में सर्वगुण संपन्न आप व्यक्ति। यही एक वकील का धर्म है जो मैं निभाता। अच्छा, वकील से हट के ही वो पूछ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे थे और जब मैं जन्मजात वकील मतलब जन्म से मेरा सपना वकील का था, नहीं, और मैं वकालत मेरा सपना है, मेरा धर्म है, तो मैं कैसे वकील से नहीं, वकील से हट के नहीं पूछ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे थे, काफी दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे थे, एकदम से चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आज पार्टी ज्वाइन किए, क्या ये गलती थी उनकी जो छोड़ कर गए थे यहाँ से? सबसे पहली बात तो ये है कि आप उनके विरोधी रहे हैं इधर के दिनों से, तो समर्थक और विरोधी होना अच्छी बात है। विरोधी हो रहे हैं इसका मतलब आप इग्नोर नहीं कर रहे। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जिनके पिताजी जो है वो हाथी रखे थे, दादाजी हाथी रखे थे, पोता अभी तक सिकड़ लेके घूम रहे हैं। राइट। वो तो मनीष कश्यप को का समर्थन और विरोध कुछ नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, मनीष कश्यप कुछ है ये नहीं, छोड़ो यार, ये करते हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि उन्होंने चुनाव छोड़ करके सही किया या गलत किया, तो देखिए, जब कई बार जैसे भगवान राम जो है वो पीछे से छुप के वार करते हैं बाली पर। क्यों पीछे से छुप के वार करते हैं? ऐसा नहीं कि ताकत कम थी। जैसे बाली के सामने लोगों का कहना होता है कि बाली के सामने एक शक्ति थी बाली को कि वो आधी शक्ति ले लेता था अगले की, और तब 10,000 हाथियों की शक्ति थी, तो उससे वो पछाड़ सकता था। तो आधी शक्ति, मान लीजिए आप एक बाल्टी दूध लेके आए, और मेरे पास एक बड़ा बाल्टी है, तो हम आपका आधा दूध ले लिए, हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 5 ड्राम दूध लेके आए और उसमें से आधा आपके पास एक के बाल्टी है ये है, तो आधा कितना लीजिएगा? तो ठीक वही चीज थी। तो जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलावदे हम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अगर गण्यम, हनुमान जी महाराज जब बाली के सामने जाते हैं तो कभी नहीं आ रहे। बाली को कितना बार पछाड़े थे, सुग्रीव को वही बचा के लेके गए थे। क्यों? क्योंकि आधी शक्ति जब लेने जाते थे ना उनकी बाली, तो ये तो मतलब अतुलित बल के धाम थे। बहुत ज्यादा बल था, समुद्र के समान बल था। अब इनके जो है 4-5 ड्राम में अटता ही नहीं था उनका शक्ति। तो जब एनर्जी जब आपके बॉडी में जब नहीं अटेगी तो आप कमजोर होइएगा। तो भगवान राम तो हनुमान जी के भी जो है वो भगवान थे, फिर भी वो पीछे से छुप के इसलिए मारे थे क्योंकि जैसे ही भगवान राम उनके सामने युद्ध के लिए ललकारने जाते, बाली आके उनका पैर पकड़ लेता। और शरणागत की रक्षा करना भगवान का धर्म होता है, भगवान के भक्तों का भी धर्म होता है। तो मनीष कश्यप के सामने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मनीष कश्यप राम है, मतलब वो अतिशोक्ति नहीं, एक कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश की। तो मनीष कश्यप के सामने 3 बातें थी। पहली बात कि मनोज तिवारी आए हुए थे कि भाई अब तुम चलो मेरे लिए चुनाव प्रचार करो, और जो मेरे दुख में काम आया, एक अच्छा व्यक्ति, आपको भी मैं कह रहा हूँ और मैं भी, हम लोग कभी एहसान और अपमान दोनों नहीं भूलते। अगर किसी ने भूल चूक से भी अपमान कर दिया तो आप जिस जात से आते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि 12 बरिस खीस रहता है। राइट। ठीक है।
तो 12 वर्ष खीस रहता है आपके उस जात से, और पत्रकार जात को तो 120 वर्ष की खीस रहता है। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन समय आएगा उस अपमान का बदला आप जरूर लीजिएगा। और उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा आपके लिए कर दिया तो उसको भी आप जो है वो कई साल तक नहीं भूल पाते हैं। तो मनोज तिवारी तो एक अच्छा किए थे, वो शरणागत थे, तो एक तो उनके साथ जाना, लेकिन तब है कि जो लाखों की संख्या में जनता उनके साथ थी, वो भी उनके लिए जो है वो उन पर बहुत आशा भरी नजरों से देख रही थी। तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कंस का जब वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तो उनका जो ससुर था वो जरासंध था। तो जरासंध जो है वो 2 भागों में जन्मा हुआ था। वो कहानी वो है वो इसमें नहीं मैं कहूँगा, वो 2 भागों में जन्मा हुआ था, जिसके कारण जो है साइंस के हिसाब से समझिएगा तो उसमें एक चुंबकीय शक्ति थी कि उसको अगर चीड़ फाड़ के अलग भी करिएगा तो भी वो एक हो जाता, और 2 आदमी की शक्ति भी थी। और विधि के विधान में उसकी मौत जो है वो मल्ल योद्धा के हाथों यानी भीम के हाथों लिखी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण उसको मार भी नहीं सकते थे। और भगवान श्री कृष्ण इतना बचपन में कंस का वध करके और मथुरा के राजा बन गए थे, 16 से 17 वर्ष के आयु में बन गए थे कि अपने बुआ के घर जाने का उनको समय भी नहीं मिल पाया। वैसी स्थिति परिस्थिति भी नहीं बन पा रही थी कि भीम को बुला करके और मथुरा में ही मरवा दें। अब 3 बार जब जो है वो युद्ध हो करके जब जरासंध हार गया, उसके अलावा भी कई बार जो है वो जरासंध जब हार गया तो हारने के बाद में भी वो बार बार आके अटैक करता था। तो मौत उसकी हो नहीं रही थी और बार बार हार रहा था, लेकिन हार के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो आर्मी थी उसमें भी कई जवान शहीद हो रहे थे। और इधर जो है आम जनता पर जो है वो टैक्स का बोझ पड़ रहा था। जब युद्ध होता है तो टैक्स का बोझ पड़ता है, तो आम जनता भी गरीब हो रही थी और आर्मी भी जो है वो शहीद हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इससे अच्छा है कि रण छोड़ के भाग जाओ। तो फिर माया देवी को वो बुलाए और पूरे मथुरा को शिफ्ट कर लिए समुद्र के बीच द्वारिका में, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, रण छोड़ के भागने वाले। लेकिन वो किस लिए रण छोड़ के भागे थे? जनता की भलाई के लिए। तो अब आप बताइए कि मनीष कश्यप जनता के लिए बोलने वाला पत्रकार, अगर आप कहीं से पूछिएगा, जिस तरह मैं मतलब प्राउडली कहता हूं कि खर्चीली शादी को आधुनिक युग में मैंने मुद्दा बनाया है कि ये गलत है, उसी तरह से आप अगर देखिएगा तो मनीष कश्यप ने कई सारे मुद्दों को जन्म दिया। गांव का गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला भी अगर आज न्यूज देख रहा है, वो देख रहा है कि गुटखा खाना गलत है, खैनी खाना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, सेशन लेट होना गलत है, पलायन होना गलत है, जातिवाद गलत है, तो इसमें मनीष कश्यप को आप कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। तो वो मुद्दा बनाने वाला एक मुखर पत्रकार व्यक्ति अगर अब चुनाव लड़ता तो वो खत्म होने जा रहा था। कुछ कानूनी अड़चने थी जिससे उनका चुनाव लड़ना इस बार संभव नहीं था बिना किसी पार्टी के सहयोग से। अगर वो चुनाव लड़ते तो उनका चैप्टर द एंड था। अगर वो चुनाव जीत भी जाते तो भी उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। विरोधियों ने कितनी गहरी साजिश करके रखी। तो अभी मनोज तिवारी क्यों साथ करती हैं? अभी देखने को आ रहा है कि साथ ही नहीं चल रहा है, अलग चल रहा है मनीष कश्यप। ये देखिए, मनोज तिवारी का लाइफ शेड्यूल और मनीष कश्यप का लाइफ शेड्यूल अलग अलग। इनको दिन भर वीडियो बनाना है, उनको दिन भर पॉलिटिक्स करना है, तो वो संभव नहीं। और मनीष कश्यप फुल टाइम पॉलिटिशियन हो भी नहीं सकता। जैसे कैसे मैं फुल टाइम वकील नहीं हो सकता था शुरू के दिनों में, क्यों नहीं हो सकता? अभी भी तो देखते हैं ना, अब पार्ट टाइम है, पत्रकारिता शौक है, पत्रकारिता नहीं, वो एक ब्लॉगिंग है जो लीगल ब्लॉगिंग। राइट। तो क्यों मैं केवल वकालत नहीं कर सकता था? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। उसी तरह मनीष कश्यप केवल राजनीति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि 1990 के बाद 2% युवा भी संसद और विधानसभाओं में नहीं पहुंचे। तो अगर मनीष कश्यप चले गए हैं छोड़ करके, तो मनीष कश्यप को गाली देने का ये विषय नहीं है, बल्कि उन नेताओं का विरोध करने का विषय है जो अपने अयोग्य नौवा फेल बेटों को भी जो है वो राजा बना दे रहे हैं और योग्य से योग्य नेताओं को जगह नहीं मिल रहा है। एक तरफ जो है वो नौवा फेल को बनाया जाता है और दूसरी, अब बताइए, नवादा के लिए जितना काम बढ़िया गुंजन सिंह कर सकते थे उतना विवेक ठाकुर नहीं करेंगे, क्योंकि गुंजन सिंह ने गरीबी देखा है, गुंजन सिंह संघर्ष देखे हैं
अपने आवाज के दम पे, अपने मेधा के दम पे, अपने डांस के दम पे रात रात भर जग करके। कल जो है वो देवी का प्रोग्राम था चकिया में, मैं देख के आया हूँ, 4 बजे सुबह में पहुंचा। तो रात को तो दिन में जो है 11:30 में नींद खुली। इसीलिए आप फोन किया तो बोल रहे थे कि हाँ। तो अब सोचिए देवी कितना मेहनत करती है, डांस कर रही है, गा रही है, रियाज कर रही है। उतना संघर्ष देख करके गुंजन सिंह नवादा में जो है वो सांसदी का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। युवा थे, युवाओं की बात भी सुनते। क्यों टिकट नहीं दिया गया? क्योंकि वो सीपी ठाकुर के बेटा नहीं थे। राइट। आप सोचिए कि शांभवी चौधरी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो शांभवी चौधरी जो है अपने हस्बैंड को तुम ताम कह रही थी। राइट। और खुलेआम कह रही थी कि उनकी जो है वो पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई और मिशनरी स्कूल बहुत अच्छा होता है। राइट। और लव स्टोरी सुना रही थी कि मेरा बहुत केयर करता था, मुझे ले आता था, ले जाता था, छोड़ता था। वो जो डेट कर रही हैं, जो रोमांस कर रही हैं, वो खुलेआम कैमरे पे बोल रही हैं। उनका अभी दूध का दांत नहीं टूटा है, अभी उनको कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए। वो बन गई है सांसद सबसे कम उम्र की। क्यों? क्योंकि वो अशोक चौधरी के बेटे। राइट। तो चिंता का विषय ये है कि क्यों नेताओं के ही बेटे राजनीति में आ रहे हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि एक युवा जो कम से कम चर्चा का विषय बन गया कि वो चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश को जना दिया कि वो चुनाव का लड़ रहा है, और कुछ मजबूरियों के कारण उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होगी। और वो मैं मजबूरियां जानता हूं, लेकिन ऑन कैमरा आपके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके विरोधियों का मनोबल बढ़ जाए। सुना आपका कुछ मजबूरी मनीष कश्यप का सदस्यता रद्द होने का, यह कोई नहीं जानता था कि सदस्यता रद्द हो जाए। अच्छा, हम एक सवाल पढ़ करेंगे, जहां हम लोग बैठे हैं बिहार में हैं, हम लोग मोतिहारी में। बिहार आज तक बदला क्यों नहीं? एक पत्रकार के नाते, वकील तो हैं, पत्रकार के, बिहार आज तक बदला क्यों? बिहार में सबसे पहला काम करना होगा कि चुनाव के समय में 3 बात को छोड़ दीजिए, बिहार आज बदल जाए। बस 3 बात छोड़ दीजिए। क्या? पहला कि जाति के नाम पे वोट देना छोड़ दीजिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि हमर अपन जात से कुतवो आई तो ओकरा के वोट दे दे। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं हमारा पार्टी से कुतवो आई तो वोट दे दे। जैसे मान लीजिए कि हम यादव जी हैं, लालू यादव के फैन हैं, और लालू यादव के पार्टी से एक बहुत बड़ा पियक्कड़ व्यक्ति आ गया, तो मैं लालू यादव के नाम पे उसको वोट दूंगा। जैसे मान लीजिए कि हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, मोदी भक्त हैं, और जो है अगर मोदी के पार्टी से कोई जो है वो बहुत बड़ा चोर भी आ गया तो उसको वोट दो। तो एक वो होते हैं जो कहते हैं कि हमार अपन जात कुतवो आई तो वोट दे हम। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि हमार अपन पार्टी के कुतवो आई तो वोट दे। और तीसरे वो होते हैं जो चहक देख करके, जो जैसे रविश कुमार कहते हैं ना कि अगली बार से अगर कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा हो तो देख के समझिए चोर जा रहा है। तो जो लोग हेलीकॉप्टर देख के ही भीड़ जुटाते हैं, जो लोग जो है वो चहक देख करके, शोहरत देख के ही वोट देते हैं और पैसा लेके वोट देते हैं, ये दोनों कैटेगरी से आपको बाहर निकलना होगा। आप गरीबी देख के वोट दीजिए। आप जैसे ही देखिए कि फॉर्च्यूनर से आया, समझिए कि चोरी का पैसा लेकर के आया। आप जैसे ही देखिए कि जो है ये 50 लाख की गाड़ी से आया, समझिए कि बहुत बड़ा चोर है, आर्थिक अपराधी है। जैसे ही देखिए कि हेलीकॉप्टर उतरवा दिया तो समझिए कि बहुत बड़ा आर्थिक अपराधी है। आप जैसे ही देखिए कि मोटरसाइकिल से वोट मांगने आया है, सेंट्रो कार लेकर के, और जो है वो अल्टो कार लेकर के, वो भी EMI चेक कर लीजिए, उसका EMI पे चल रहा है, वोट मांगने, उसको जाके वोट दे। आज के नेता वैसे कहाँ करते हैं? कुछ लोग होते हैं 16 कैंडिडेट में मात्र 10 ही कैंडिडेट होते हैं, जो 5 ही कैंडिडेट होते हैं जो हेलीकॉप्टर और 50 लाख की गाड़ी। बाकी जो 12 कैंडिडेट होते हैं जिन बेचारों की जमानत भी जब्त हो जाती है, आज के तो पैसा वो ऐसे ही होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि पैसा पर वोट, जाति पर वोट और पार्टी पर वोट, इन 3 चीजों पर वोट देना बिहार की जनता छोड़ दे, बिहार सुधर जाए, बिहार स्वर्ग हो जाए, बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए। 40 सांसद यहाँ से गए हैं, एक सांसद मात्र आवाज उठाए विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, और सांसद कहाँ थे? 39 विशेष राज्य का दर्जा जो है वो एक पॉलिटिकल डिमांड बन के रख गया है। तो पॉलिटिक्स पर सवाल अब थोड़ा सा कम। अच्छा, सवाल रहेगा, क्या क्रिकेट वगैरह देखते हैं? ना, क्रिकेट बिल्कुल नहीं। मैं जीवन में 3 ही काम किया हूँ, पढ़ाना, पत्रकारिता और वकालत। फिल्म देखते हैं? इसके अलावा कोई काम नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखना, गाना देखना, ये सब चीज जो है वो चलता है। बेहतर गायकर कौन लगते हैं भोजपुरी के आपको, इंटरटेनमेंट के मामले में? भोजपुरी में बहुत सारे गायक हैं। पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, मनोज तिवारी बहुत अच्छे गायक। एक नाम अगर देना हो तो उसमें से दोनों होंगे, पवन सिंह और मनोज तिवारी। और वैसे गोपाल राय बहुत अच्छे गायक। अगर इन दोनों से बेहतर किसी को पूछिएगा तो मैं गोपाल राय का नाम लूंगा। गोपाल राय का बहुत अच्छे गायक। आगे पत्रकारिता चालू रखनी है या बंद कर देनी है हमेशा? एडवोकेट्स एक्ट या सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐसा कोई गाइडलाइन आ जाता है कि एक वकील पत्रकार नहीं हो सकता, उसी दिन से बंद।
तो वकालत मेरा जो है वो धर्म है। हाँ। इसके आड़े इसमें बाधा चाहे कुछ भी करे तो मैं उसको छोड़ दूँ। समाज सेवा होगा कि समाज सेवा बंद हो जाएगा? समाज सेवा के लिए ही वकालत मैंने चालू किया। मेरा मकसद वकालत से पैसा कमाना नहीं, क्योंकि मैं इतना जीवन में संघर्ष कर लिया हूँ कि अब संघर्ष नहीं होता है तो दुख होता है मुझे कि भाई अब कष्ट क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है वो अभी मैं जूता खोल दूँ तो मेरा पूरा पैर छाला से भरा हुआ रहता है, आज भी उतना मेहनत करूँ। तो मेहनत की आदत हो गई है, बॉडी के एडोप्टिबिलिटी उतनी हो गई है कि अब बिना मेहनत के नींद नहीं आती। किसी दिन छुट्टी हो जाए 2-3 दिन और कोई काम करने को अगर ना मिले, घर पे ऑफिस वर्क हो जाए तो नींद नहीं आती है रात में। जिस दिन खूब मेहनत होता है, खूब घुमाई होता है, दौड़ाई होता है, पसीना निकलता है, उस दिन अच्छी और सुकून भरी नींद आती है। तो अगर जो है वो वकालत के रास्ते में रोड़ा बनेगी पत्रकारिता, यानी अगर इतना सारा केस हो गया कि मुझे सब खुद ही देखना है और मैं नहीं कर पाऊंगा पत्रकारिता, तो मैं छोड़ दूंगा। हालांकि एक और चीज़ है कि मेरी वकालत भी मेरे पत्रकारिता के कारण चलती है, क्योंकि मैं आप पता कर लीजिए, चंपारण के बिहार के किसी गांव में मेरा एक भी विलेज आउट नहीं, मतलब गांव का कोई दलाल नहीं है जो मेरे पास केस लेके आए, लेकिन फिर भी खूब केस आता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि सोशल मीडिया से लोग जानते हैं कि वकील साहब अच्छा कर सकते हैं, तो लोग केस लेकर के आते हैं, इसलिए भी उसको ले चलना साथ में जरूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे कॉमेडी आया है, क्या वो सेंसर बोर्ड लगना चाहिए? जिस प्रकार से कॉमेडी अभद्र, कहेगी आपके बच्चे हैं, हम लोग के घर में बच्चे हैं, वो देखते हैं या हमारी फैमिली देखती है, वो अभद्र बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक सेंसर आना चाहिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पर आती हैं। और पहले भी शुरू में भी आप एक चीज़ मिलाए होंगे कि महिलाओं और बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को बारात क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो बारात में जो लौंडा नृत्य होता था या जो रात भर कार्यक्रम होता था, उसमें बहुत सारी अश्लील चीज़ें जो है वो परोसी जाती। तो जो घर का एडल्ट पर्सन है वही देखता था। एक सेहरा गाया जाता था, आपको याद है, जो लौंडा नृत्य में जो गाया जाता था, तो उसमें किनको किनको जो है वो नाम लेके गाया जाता था, दुल्हा के फूफा जी और दुल्हा के चाचा जी, दुल्हा के पिताजी। तो वो लोग कौन है? सार बहनोई है आपस में। दूसरी जो माताएं बहनें भी जो गाती थी कि मतलब वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ बहुत सारे गंदे गंदे गालियां जो है वो माताएं बहनें भी गाती थी। ठीक है, तो ये एक अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीजें। अब क्या है कि वो सारी चीजें जो है वो फिजिकली नहीं मिल रही हैं, तो डिजिटली वो चीजें मिलने लगी। तो अश्लीलता पहले भी समाज में थी, आज भी, आज सोशल मीडिया पे आ गई। तो लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप गंदी चीज़ों को देखें ही मत। जब आप नहीं देखिएगा तो आपके मोबाइल पे केवल अच्छी चीज़ें आएंगी। आप गंदी चीज़ों को देखिएगा तभी गंदी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। और टोटल सेंसरशिप जो है वो सफल हो भी नहीं पाती। कुछ दिन पहले जो है वो पोर्नोग्राफी में भारत सरकार ने बहुत सारे पोर्न साइट्स को ब्लॉक करके रखा कर दिया, नए नए वेबसाइट खुल गए और पोर्न जो है वो फिर मिलने लगा। तो ये संभव नहीं है आज के डिजिटल वर्ल्ड में। बस ये संभव है कि आप अपने बच्चों पर प्रॉपर पेरेंटल केयरशिप रखें और आप खुद अच्छी चीज़ों को देखें। आप दशरथ बन जाइएगा, रामपुत्र ही पैदा करिएगा। आप रावण बनिएगा, मेघनाथ पैदा करिए। भोजपुरी में अश्लील जब गाने आते हैं, आपको गुस्सा आता है कि ये अश्लील गाने नहीं आने चाहिए? गुस्सा आता है सुनते हैं तो? खांसी आ रही है, अब बंद करिए इंटरव्यू, अब चलेगा नहीं। खैर अंतिम सवाल पूछिए, काट लीजिए, आज इतना जगह खांसे हैं वो सब काट लीजिए। भोजपुरी में जब अश्लील गाने आते हैं आपको गुस्सा आता है कि? मैं सुनता ही नहीं। जब बाहर सुनते हैं तो गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा, जाहिर सी बात है, लेकिन वैसे मैं सुनता नहीं हूँ और उन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देता। अच्छा, एडवोकेट का कोई आपका बेहतर एडवोकेट कौन लगते हैं? आप वकील हैं तो बेहतर वकील कौन लगते हैं अभी तक पूरे? राम जेठमलानी बेहतर, उनको ही देखकर आपने सीखा? स्वर्गीय हो गए वो, लेकिन राम जेठमलानी बहुत अच्छे होते। चलिए, बहुत सारे सवाल हुए, ये आपसे बस आखिरी सवाल होगा, यह पूरा ब्रॉडकास्ट आपका लोग क्यों देखें, क्यों पसंद करें ब्रॉडकास्ट? तो आप आए हैं, आपने प्रेम दिया है और लोग जो है वो लोगों को देखना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग केवल सफल और बड़े अमीर और धनपशुओं की ही बात सुनना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में कष्ट आता है। आप उन व्यक्तियों को सुने, केवल मेरा ही नहीं बल्कि उन सबका ब्रॉडकास्ट देखें जो संघर्ष करके अपने दम पर अपनी पहचान बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे बात हुई।
हमारे साथ थे पत्रकार सर एडवोकेट एस के पंकज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा आपकी राय के लिए। जय हिंद।